नमस्कार दोस्तों, आरंभ के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अंशु मांझा, हिस्ट्री के एक नए सेशन में, जहां आज हम सब मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत मददगार साबित होंगे, MCQs और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, MCQs और उसके कंसेप्चुअल जब एनालिसिस को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम सब कम से कम 5, 6, 7 जो हैं वो क्वेश्चंस और एराइज कर सकते हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको मददगार साबित होगा। तो बिना ज़्यादा समय ज़्यादा किए हम सब शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मौर्य काल में वो है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप सब ये जरूर कोशिश करें कि जो कुछ भी, जिस क्वेश्चन को भी आप देख रहे हो, आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कोई भी आंसर आप अपने दिमाग में फाइंड आउट कर पा रहे हो, आप उसको जरूर सोचो कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने उसमें सही हुए, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन हाई होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो जाहिर सी बात है कि भारत में पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य स्टेब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने करी थी। अब आइए थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है, जहां जब ये 322 ईस्वी में गणानंद को हराकर, उस समय मगध पर एक अलग डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद उस समय रूल कर रहा था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करते हैं और भारत में पहले साम्राज्य जो बहुत बड़े एरिया में होगा, आप अशोका के टाइम पीरियड में जब उसको देखोगे तो उतना बड़ा साम्राज्य फिर ब्रिटिश काल तक फिर कभी भारत में नहीं हुआ, है ना। तो उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईस्वी पूर्व में स्थापना करता है और 298 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतविभेद है। जैसे आप देखोगे क्या कि जस्टिन जो है, जस्टिन वो इसको एंड्रोकोटस बोलता है, एंड्रोकोटस। और जो आगे कुछ और इतिहासकार हो गए, जैसे जस्टिस हो गए, इन्होंने एंड्रोकोटस के रूप में, एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है प्लूटार्क, उन्होंने इसको एंड्रोकोटस के रूप में, ये सेंड्रोकोटस और ये एंड्रोकोटस, एंड्रोकोट्स। ध्यान रखेंगे कि जस्टिन, इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आप सब इसको लिख भी सकते हो अपने साथ पॉइंट आउट को, है ना। जो कुछ भी आप देख पा रहे हो उसको नोट कर लो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिन, है ना। जस्टिन ने क्या कहा था? इसको सेंड्रोकोटस कहा था, सेंड्रोकोट्स। और एक इतिहासकार हुए प्लूटार्क, उन्होंने इनको कहा था एंड्रोकोटस, एंड्रोकोट्स। ठीक है। ये रहे आपके दो, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कि किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में करी थी। तो जस्टिन, और एंड्रोकोट्स के रूप में किसने करी थी? प्लूटार्क ने। इनकी जाति के बारे में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसा कि आप देखोगे क्या कि चंद्रगुप्त को किसी ने शूद्र कहा है, किसी ने क्षत्रिय कहा है ना। तो चंद्रगुप्त वास्तविकता में कौन था, किस जाति से था, इस पे आज भी इतिहासकारों के बीच जो है ना एक मत नहीं है, अभी भी कंट्राडिक्शन है इसके बीच में। तो देखिए, जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों में आप देखोगे कि कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन जो बुक है, जो साहित्य है, वह किसका बताता है कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में
कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन जो है वह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस से संबंधित थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। फिर बौद्ध ग्रंथ में आएंगे तो महावंश, महाबोधि वंश, दीपवंश और दिव्यावधान जो हैं वह ये बताने में सफलता हासिल करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह इन सारे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है, क्षत्रिय से संबंध रखता है, क्षत्रिय कुल से संबंधित है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं, कुछ ऐसे साहित्य भी हैं जो ये बताने में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, शूद्र है। क्या है, शूद्र है। तो कौन कौन है जो ये बताने की कोशिश करते हैं? तो देखिए, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज किया गया है। वृषल है ना, वृषल शब्द का यूज किया गया है। और इस वृषल का आशय आज के जो इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि वृषल शब्द का आशय क्या है, शूद्र से है ना। इसका मतलब है कि विशाख दत्त ने अपने टेक्स्ट मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का माना है। आइए नेक्स्ट, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण जो साहित्य है ना, जिसमें खास करके पुराण जो है वो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, शूद्र थे, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि शूद्र मानने वाले टेक्स्ट की भी संख्या है और क्षत्रिय मानने वाले टेक्स्ट की भी संख्या है। इस प्रकार से आज भी इतिहासकारों में इसके लिए क्या है, एक मत मतलब नहीं हुआ है अभी, है ना। और आप देखोगे कि बृहद कथा कोश जो है, बृहद कथा कोश है ना, जो हरिसेन लिखते हैं, हरिसेन की बृहद कथा कोश, इसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया। तो आप सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया आपको लग गया होगा, है ना। इनके बारे में क्या क्या, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में और अन्य मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से इनके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य से एक और फैक्ट याद रखेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया, किसके आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। ठीक है, तो ये भी सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य को संबंधित करता है, उसको भी याद रखेंगे, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इस पे फोकस करना है। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म से ही भद्रबाहु की शिक्षा किसने ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया, ये भी सही बात है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताता है। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से हुई थी। ठीक है, ये जब आप देख लेते हो तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपको क्या लगते हैं, सही लगते हैं। अतः इस तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा कौन लेता है, अपने जीवन के अंतिम समय में जब राजकाज से मुक्त हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि हाँ अब अपने पुत्र को राज्यभार सौंप देना चाहिए, तब ये जैन धर्म की दीक्षा लेने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं, भद्रबाहु के पास, और वहाँ ये जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के कहाँ में बिताया, श्रवणबेलगोला में बिताया। और अपना अंतिम समय किस विधि से, संलेखना विधि से पा लिया। संलेखना विधि होता क्या है, जैन धर्म में एक मान्यता है, जैन परंपरा के अनुसार होता क्या है कि सुख के साथ बिना किसी दुख के निर्वाण, जब आप अपना शरीर त्याग करते हो, सुख के साथ बिना किसी दुख के जब अपना शरीर त्याग करते हो, तो जो प्रक्रिया है ये संलेखना कहलाती है, संलेखना विधि। वास्तव में यह है क्या, तो जब इंसान को ये लगे कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है और अब हम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं मतलब रह सकते हैं, तो एक जैन धर्म में एक प्रोसेस बताया गया है जहाँ आप बैठ के ध्यान लगाओ और बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर का क्या कर दो, त्याग कर दो। तो उसी प्रोसेस का नाम है संलेखना विधि। उसी प्रोसेस को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाइयों देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करी। बिल्कुल सही बात है, चाणक्य की सहायता से ही किसकी स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था। ये भी अगर हम जैन और बौद्ध को माने,
है ना, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध टेक्स्ट को माने, तो ये बात भी दिखता है कि जो मयूर नगढ़ है उसकी जो रानी थी उसका नाम क्या था, मूरा था, है ना, इसलिए मौर्य वंशीय ऐसा माना जाता है। इसलिए इनकी माता का नाम जैन और बौद्ध धर्मों में कहीं कहीं, ज़्यादातर बौद्ध धर्मों में मूरा बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही था ही। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। अभी हमने जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में एनालिसिस किया कि विशाख दत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस बुक है उस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज किया गया है, जिसका आशय आजकल के इतिहासकार किस जाति से लगाते हैं, शूद्र जाति से लगाते हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? देखिए ये जो है ना कितने कथन, पहले होता था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, अब आ गए हैं ना कितने कथन सत्य हैं। तो आपको काउंट करना है ना, कि कितने कथन इसमें सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, तीनों सही है ना, तो सभी तीन। इसमें ये नहीं करना कि हाँ एक दो तीन सही है, दो तीन सही है, ऐसा नहीं, कितने सही है बस सिंपल आपको काउंट करके बता देने हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज किया है, अर्थात तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अब आप देखो सेल्यूकस जब चंद्रगुप्त मौर्य को कोई क्षेत्र दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिना किसी कारण, बिना किसी लॉजिक के ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ इसका क्षेत्र है, आओ भाई लेके चले जाओ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जरूर कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होंगी जिसका संबंध इससे है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ प्रांत दे दिए। अब कौन कौन से प्रांत दे दिए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से प्रांत थे वो, तो हेरात था, कंधार भी दिया था इन्होंने, काबुल भी दिया था और बलूचिस्तान में स्थित मकरान भी दिया था, है ना। तो ये चार जगह जो है हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अब आते हैं क्यों दिया था इस पर, पहले फिलहाल 1, 2, 3 और 4 को टिक कर देते हैं। अब आइए होता क्या है, पहले ये जानेंगे सेल्यूकस था कौन। जिस सेल्यूकस को आप देख रहे हो वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त के समय में जब ये आता है तो चंद्रगुप्त से इसकी लड़ाई होती है। इससे पहले सेल्यूकस सिकंदर के समय आता है, सिकंदर के साथ आता है, और ये सिकंदर का क्या था, थल सेनापति था, थल सेनापति। कौन, सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। जल सेनापति सेल्यूकस का सिकंदर का निर्याकस था, इसको भी याद रखेंगे। तो सेल्यूकस था थल सेनापति। अब जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है भारत से लौटते टाइम बेबीलोन में, तब सेल्यूकस जो ये सोचता है ना कि जो भारत में जीते गए क्षेत्र हैं सिकंदर के, उन पर फिर से क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। और उसी मनसा के साथ ये जीतते हुए आता है और सिंध तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है, सिंध तक, सिंध तक पहुंच जाता है। सिंध तक पहुंचने के बाद इसका सामना हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये घटना कब की है वो भी ध्यान रखेंगे, 305 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व की घटना है। और 305 ईस्वी पूर्व में ये दोनों शासक जो हैं आपस में टकराते हैं, जिस युद्ध में, ये जो युद्ध है वह, इस युद्ध में क्या होता है, सेल्यूकस की हार होती है और चंद्रगुप्त विजयी होते हैं। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस ने अपने टेक्स्ट में करा है, एपियानस ने। और इस युद्ध में जब हार हो जाती है सेल्यूकस निकेटर की, तो फिर 303 में एक संधि होता है, ईस्वी पूर्व में एक संधि होता है। इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो जाता है और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम क्या था, कार्नेलिया, उसका विवाह किससे हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। अब आप देखोगे क्या कि कार्नेलिया के साथ ही तो हुआ ही, साथ ही सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत इसको गिफ्ट के रूप में दे देता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। वहीं 4 ये प्रांत हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चारों को याद रखेंगे। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी किसको दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ शासन कर रहा है मगध में, वहाँ मगध के जंगलों में हाथियों की उपलब्धि क्या है,
बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप सभी ध्यान दें, जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, आप सब भी एटलीस्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। और जैसा मैंने बताया, जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है, जिस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं कर पा रहा, मैं मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा, उसको लिखो और एटलीस्ट उस पर मतलब मंथन करो कि है ना। और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि एटलीस्ट मैंने इतना जरूर कवर अप कर लिया है सर, इतना जरूर मेरे सभी सही हो गए हैं और बस आगे थोड़ी सी और मेहनत बाकी है। यदि सब पूरा सही है, दैट्स इट, एक्सीलेंट फॉर दैट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सही है। चाणक्य के बचपन का नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त देखने को मिलता है। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था, ये भी सही है। देखो, चाणक्य के 3 नाम प्रचलित हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य इटसेल्फ। मतलब ऐसा बोला जाता है कि चाणक्य जो है वह क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनने में मदद करता है। इसकी ख्याति बहुत ज्यादा है, इसलिए पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ, इसका मतलब होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ बोला गया है। 3 नाम आप पहले से जानते होंगे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। साथ में ये भी नाम जान लो कि पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया है, तो द्विजर्षभ कहा गया है, जिसका मतलब होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ। खैर आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला का एक ब्राह्मण था, बिल्कुल सही बात है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, बिल्कुल आधारित नहीं थी। नाम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर नहीं, आप कह सकते हो कि राज व्यवस्था पर आधारित थी। यह पुस्तक राजनीति, देखो भाइयों, नाम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। थोड़ा उस पर ध्यान देने वाली बात है कि यह राजनीति और प्रशासन है ना, राजनीति और प्रशासन पर है ये बुक। ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है ये कि अर्थशास्त्र होगा तो अर्थव्यवस्था, फटाक से बच्चे क्या कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, हाँ अर्थशास्त्र है ही तो अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा होगा, जैसे आजकल के कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र स्पेशल है, जैसे वो स्पेशल व्यक्ति हैं वैसे ही उनकी बुक भी क्या है, एकदम यूनिक है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वह राजनीति और प्रशासन से संबंधित किताब है। तो देखो क्या है, तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट यानी ऑप्शन सही है। अतः हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट करना, कोशिश करूंगा कि प्रत्येक कमेंट की मैं रिप्लाई कर सकूं, है ना। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? देखो, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी जो प्रकाशन है 1909 ईस्वी में, सबसे पहले 1909 ईस्वी में डॉक्टर आर श्याम शास्त्री ने कराया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सबसे पहला प्रकाशन 1909 में डॉक्टर आर श्याम शास्त्री महोदय ने कराया। उसी अर्थशास्त्र में 15 अध्यारण, 180 प्रकरण और 6000 से ज्यादा, लगभग 6000 के आसपास क्या है, श्लोक हैं। उसी 15 अधिकरण में से जो 6 नंबर है उसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। कौन सिद्धांत का वर्णन है? सप्तांग सिद्धांत का। आप क्या देखोगे कि मैं यहां लिख देता हूं एक जगह पे 15 अधिकरण, यदि आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर लोगे। 15 अधिकरण, 180 प्राकरण और 6000 के समथिंग क्या है, श्लोक हैं। इसी 15 अधिकरण में से जो 6ठा अधिकरण है उसी में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया। अभी सप्तांग सिद्धांत है क्या, 7 राजा के अंग बताए गए हैं। 7 मैं क्रम से लिख देता हूं। पहले ऊपर है राजा, दूसरा है अमात्य, राजा, अमात्य, जनपद,
दुर्ग, कोश, दंड और नेक्स्ट क्या है, मित्र। 7 हो गया। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा है? काउंट कर लो भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट वन 7th, यानी मित्र, यानी सी नंबर सही है। कौटिल्य ने इसको राजा के कान के रूप में वर्णन किया है, राजा के कान के रूप में मित्र का वर्णन किया गया है। राजा का 7वां जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का, उसमें मित्र का वर्णन राजा के कान के रूप में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हो। इनमें से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही बात है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत में आया, यानी मौर्य प्रशासन में आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होने के साथ साथ इसको भारत में आने वाला प्रथम राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। यह 305 ईस्वी पूर्व में भारत आता है और 290 ईस्वी पूर्व में भारत से चला जाता है। लगभग 7 वर्षों का समय यह भारत में बिताता है और अनेकानेक चीज़ों का वर्णन कर डालता है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के संबंध में, है ना। तो 305 में आता है, 298 में चला जाता है, ये बात याद रखेंगे। इसी ने मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो पुस्तक है इंडिका जो इसने लिखी थी, उसमें क्या है कि 7 भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है भारतीय समाज को। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका की रचना की है। ये क्वेश्चन तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना करी थी? इंडिका की रचना करी थी, है ना। तो इंडिका में ध्यान रखेंगे, इंडिका में मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, उसकी राजनीतिक, उसकी सांस्कृतिक, उसके धार्मिक, उसके आर्थिक सारे पहलुओं का विवेचन इसने कर दिया है। इसलिए इंडिका को मौर्य प्रशासन का, मौर्य साम्राज्य का, लिख दो, मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा गया है। मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा गया है। इंडिका का जो उद्धरण है ना, इंडिका जो मूल रूप की इंडिका है, जो मेगास्थनीज ने लिखी, उसका पूरा उद्धरण जो है वो मिलता नहीं है। अब कहीं कहीं उसके कुछ अवशेष वगैरह मिलते हैं। उन सारे अवशेषों को इकट्ठा करके उनमें से आज कुछ मतलब आज जो मिले हैं उसमें कुछ लॉस्ट भी हैं, जो कुछ खो गए हैं, जो कुछ नष्ट हो गए हैं, लेकिन जो कुछ बचा है उन सबको संकलित करके 1846 में स्वानबेक ने इसका क्या कर दिया, इसको पब्लिश किया, इसको प्रकाशित किया इंडिका को। तो इंडिका को 1846 में स्वानबेक साहब ने फिर से क्या किया, प्रकाशित किया। यानी देखो कौन सा कथन सही है, ये सही है, ये सही है और ये भी क्या है, सही है। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 1, 2 और 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रही होगी, है ना। एटलीस्ट जो कुछ फैक्ट्स आपको याद नहीं हो, एटलीस्ट वो नोट करते जाओ। नोट करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठनी शुरू होंगी और आपको बाद में वो चीज़ें लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। लिखोगे तो कुछ लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है ना। मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है कि भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। यह किस देवता से संबंधित है? देखो, यूनानी देवता की तरह भारत में कुछ देवता दिखते होंगे शायद मेगास्थनीज को, जिसमें डायोनिसियस के रूप में वो भगवान शिव को देख लिया होगा, सीधा शिव लिखते हैं, है ना, भगवान शिव के बारे में। और हेराक्लीज के रूप में वह कृष्ण को देखता है, भगवान कृष्ण को वह हेराक्लीज के रूप में देखता है। इसलिए वो कहता है कि भारतीय जो लोग हैं वह यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते हैं, जबकि वास्तविकता में भारतीय लोग किसकी पूजा करते हैं? शिव और कृष्ण की तो पूजा करते थे। यह किस देवता से संबंधित है? तो यह किस देवता से संबंधित है? शिव तथा कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस पे बहुत फोकस करना है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। बिल्कुल, आप सब कमेंट में बताएंगे आजीवक धर्म का, आजीवक संप्रदाय, आजीवक जो भी हो, इसके संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, है ना। आजीवक संप्रदाय को किसने स्थापित करा था?
लॉन्च करा था किसने? ये कमेंट में मैं देखूंगा कि आजीवक संप्रदाय का फाउंडर का नाम कौन कौन बताता है। बिंदुसार को अमित्रघात, बिल्कुल अमित्रघात उसकी उपाधि थी, इसी कारण जो यूनानी लोग हैं उसको अमित्रोकोट्स बोलते हैं, अमित्रोकोट्स, है ना। सिंह सेन, ये जैन ग्रंथ में मिलता है, जैन साहित्य में, ये जैन साहित्य में मिलता है। तथा भद्रसार ये कहाँ मिलता है? वायु पुराण में। भद्रसार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, ये भी सही है। और 2 बार विद्रोह के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो दिव्यावदान में, दिव्यावदान में। ये सब फैक्ट्स आपके एग्जाम में मदद करेंगे आपको। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे दिव्यावदान। ये किसका टेक्स्ट है? बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भी सही है, तीनों सही हो गया। और हमको ढूंढना है असत्य, इसका मतलब 4 नंबर जो आने वाला है वो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? असत्य होगा। आइए देखते हैं, तक्षशिला के विद्रोह को सुसीमा ने दबाया, सुसीमा नहीं सुसीम, है ना। तो तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? सुसीम ने दबाया, बिल्कुल गलत, जैसा कि उम्मीद था हम लोग को, है ना। गलत होना ही था, इसको नहीं भी होता तो कर देते इसको गलत। सुसीम ने नहीं दबाया इसको, इसको किसने दबाया? अशोक ने दबाया। और जब उद्धरण मिलता है दिव्यावदान में तो उसमें कहता है क्या कि अशोक जब जाता है ना यहाँ पे, तो वहाँ की जनता से वो बहुत पोलाइटली बात करता है। क्या कहता है? कि ना ही हम सब राजा के अगेंस्ट में हैं और ना ही हम सब कुमार के अगेंस्ट में हैं, लेकिन हमारे बीच जो अमत्य लोग हैं ये हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं। बहुत ही पोलाइटली वो जनता से बात करता है, जिसके कारण वहाँ की जो जनता है वह क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, और वो विद्रोह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी आंसर हम किसको टिक करेंगे? डी नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, और कहता क्या है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, बिल्कुल सही बात है। हमने पहले क्वेश्चन में इसका एनालिसिस देखा था कि 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद को हराकर कौटिल्य की सहायता से भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, एक पहले साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम क्या होगा? मौर्य वंश होगा। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बिल्कुल सही बात, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले क्वेश्चन की माफी के भी आ गया फिर से कि लास्ट वाला होगा। नहीं, यहाँ पे कूट है, ध्यान देने वाली बात ये भी है। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है, ये गलत हो जाएगा। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में, है ना, अफगानिस्तान वाले बेल्ट में, वहां मिलेगा आपको ये लिपि, लेकिन दक्षिण भारत में तो ना मिलेगा, कोई चांस ही नहीं बनता है, दक्षिण भारत में ना मिलेगा। दक्षिण भारत में ऐसे कोई लिपि में अरामाइक और यूनानी लिपियों में नहीं मिला है ना। तो आप याद रखेंगे दोनों लिपियों को मिला दिए जाए, यानी अरामाइक और यूनानी, तो द्विभाषीय जो है वह शेर ए कुना में मिलता है, कंधार में। शेर ए कुना जो अभिलेख है जो कहाँ है? कंधार में, है ना। तो ये ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषीय अभिलेख है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमने टिक मार के रखा है इसको, फटाफट देख लो कितना है, काउंट करो, 1 2 3, 3 सही है। तो कौन कौन सही है? 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सही जगह, फटाक से बन गया, कोई टाइमिंग नहीं, है ना। यदि कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग तो फटाक से इलिमिनेट कर लेंगे। 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? जो इतिहासकार हैं वह मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली बनने के पीछे के कारण को क्या क्या बताते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको सुनिए। उपज अच्छी थी, बिल्कुल सही बात है। लोहे की खदानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ हो गया, यातायात सुलभ हो गए। जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता थी, हाथी की उपलब्धता थी तभी तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि सेल्यूकस को 500 हाथी देता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्या क्या कारण थे इनके सक्सेस के पीछे। द रीजन बिहाइंड, देखो इसके पीछे के रीजन बिहाइंड क्या थे, मतलब इसके पीछे के कारण क्या थे। रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगध, अच्छी उपज। देखो क्या थी, पहला कारण जो है हम लोग अपने पॉइंट्स में समझ लेंगे। मगध नहीं लिखता हूँ, सीधा लिख रहा हूँ राजधानी, मगध के राजधानियों की भौगोलिक अवस्थिति उत्तम थी। राजधानियों की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उत्तम, मतलब श्रेष्ठ थी। कैसे श्रेष्ठ थी, मगध की 2 राजधानियां आपको याद हो, पहला राजगृह बोले या फिर गिरिब्रज बोले, दूसरा पाटलिपुत्र। दोनों को थोड़ा आप जियोग्राफिकल रूप से देखो। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अटैक करने जाओगे ऊपर बैठा हुआ है, आराम से एक से बड़ा सा लेगा स्टोन लुढ़का देगा। आप चढ़ रहे हो एकदम फटाफट, बहुत मेहनत करके एकदम आए हो घर से, जूस वगैरह पिए, एकदम चढ़े, ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर से कोई एकदम पत्थर गिरा दिया, नीचे आ जाओगे, है ना। तो हमेशा एडवांटेज जो है ना ऊपर वाले को मिलता है। गेमिंग खेलते हो ना, गेमिंग खेलोगे तो देखोगे क्या कि जो हाइट का एडवांटेज है बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पट से कोई हेडशॉट मार देता है वहाँ पे, है ना। तो राजगृह जो है इसी प्रकार का है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कोई अटैक ही नहीं करता है वहाँ पे। दूसरा क्या है, पाटलिपुत्रा में जाओगे तो एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, मतलब यहाँ नदियाँ हैं। पाटलिपुत्रा खुद 3 नदियों के आसपास का क्षेत्र है, गंगा है, गंडक है, सोन है। अब 3 नदियों के आसपास का क्षेत्र है, लगभग एक तरीके से पाटलिपुत्रा के पास आप देखोगे क्या कि नदी दुर्ग बना देता है, नदी दुर्ग बन गया, है ना। तो नदी दुर्ग बन गया तो यहाँ कौन जाएगा अटैक करने, पानी में घुस के जाओगे तो सामने तैयार खड़ा रहेगा, आ जाओ, वेलकम कर देंगे, स्वैग से स्वागत कर देगा आपका वहां पे वो। तो जब स्वैग से स्वागत कर देगा पहुंच जाओगे। तो राजधानियों की क्या थी, भौगोलिक अवस्थिति बहुत उत्तम थी। दूसरा क्या है, उर्वरक नहीं बोलेंगे इसको, द्वाब क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो फर्टिलिटी थी वह क्या थी, ज़्यादा अच्छी थी, उपज ज़्यादा अच्छी होती थी। और उसके बाद क्या है, लोहे की खदान से लोहे निकाले गए, उससे से मजबूत एकदम भारी भरकम हल्का, जैसा भी जिसको चाहिए वैसा तलवार बना दिया। एकदम बहुत खलीफा आदमी है, उसको दे दिया एकदम भारी भरकम 10-12 kg का तलवार बना के, लो मारो, एक बार मारेगा खत्म, सुहा कर देगा वो, लोहे के खदान से। उसके बाद क्या करा, लोहे की खदान हो गई, हाथियों की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता हो गई। हाथी ज़्यादा है तो सेना में हाथी को लगाएगा। अब 2 राजा आपस में आ रहे हैं लड़ने, एक के पास हाथी नहीं, एक के पास हाथी है, बोलेगा सैनिकों को कि एक सैनिक हाथी पे चढ़ो, जाओ सामने से लड़ो। अब सामने वाले सैनिक एकदम पैदल सैनिक है, मार रहे हैं जोर से, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार मारेगा तहस नहस कर देगा, साम्राज्य खत्म, सेना खत्म। यानी हाथियों का यूज युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। बाद की एज में शासकों के लिए हानिकारक बन गया। क्यों बन गया, लोग तेज हो गए। भारतीय शासक क्या थे, हाथी पर चढ़ के युद्ध करने जाएंगे, कोई भी पूरा रणभूमि में युद्ध हो रहा है, कहीं से भी आपको देख लेगा, पट से मार दिया, वहीं से खत्म। हाथी पहले एडवांटेज थे, बाद में थोड़े बहुत किसी के लिए वो डिसएडवांटेज साबित हो गए। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ मगध के समय में, वहाँ हाथियों की उपलब्धता के कारण मगध का चरमोत्कर्ष हुआ, है ना। उसके बाद क्या था, योग्य और महत्वाकांक्षी शासकों का आगमन। योग्य और महत्वाकांक्षी शासक, कैसे शासक आएंगे यहाँ पे, योग्य और महत्वाकांक्षी। मगध साम्राज्य में
मगध क्षेत्र में जितने भी वंश आए, जितने भी वंश आप देख रहे हो, उन सारे वंशों में आप देखोगे कोई ना कोई एक बहुत ही प्रभावी शासक मिल जाएगा जो अपने राज्य का विस्तार करेगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा। और इसका एकदम जो पीक पॉइंट है वह मौर्यों के समय आएगा। लास्ट में जब अशोक आएगा तो अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा है कि प्राचीन काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक उतना बड़ा एम्पायर भारत में किसी ने खड़ा नहीं किया। जितना बड़ा एम्पायर किसने खड़ा कर दिया था? अशोका ने खड़ा कर दिया था। तो ये सारे कारण कि इसके सक्सेस में मददगार हैं, मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली बनने के पीछे के कारण हैं ये सब, है ना। तो ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएगा, डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के धम्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां देखो, धम्म के संबंध में, धम्म को नीति को समझने के लिए शिलालेख 13 पढ़िए, शिलालेख 13 को पढ़िए। बिल्कुल, धम्म की नीति को समझने के लिए शिलालेख 13 को पढ़ना जरूरी है, उसका अत्यधिक महत्व है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की संस्था का एक परिचय देता है, धम्म महामात्रों की संस्था का एक परिचय देता है। धम्म की नीति एक नए धर्म का, गलत हो गया ना ये, धम्म की नीति एक नए धर्म की स्थापना का प्रयास थी, बिल्कुल गलत। नए धर्म की स्थापना का प्रयास अशोक ने कभी अपने धर्म की नीति से नहीं किया। अशोक की यह मान्यता है कि जो जिस धर्म को माने उसी धर्म को फॉलो करे, और लेकिन समाज जो है वो मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चले, एक दूसरे के बीच में कंट्राडिक्शन ना हो। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से साम्राज्य चलाने की अशोक की कामना थी और वो उसमें सफल भी हो गया, है ना। और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं तो गलत हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 2 सही है, तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात आती है धम्म महामात्र क्या है। धम्म महामात्र क्या है? कहता है कि अशोक अपने समय में धम्म क्या है ना कि एक पाली शब्द है, इसका संस्कृत जो शब्द होता है धर्म होता है। तो धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए, उसके लाभ बताने के लिए साम्राज्य में एक नए पोस्ट का सृजन करता है, एक नया पोस्ट बनाता है, पोस्ट है, उस पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जो अधिकारी जो पोस्ट है वह क्या कहलाया? धम्म महामात्र। तो जो ऑफिसर्स होंगे उनका काम क्या होगा? पूरे साम्राज्य में फैलो और लोगों के बीच में धर्म की बातें करो, धर्म से जुड़े हुए लोगों के जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करो, जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करो, और साम्राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से धार्मिक विद्रोह मतलब न हो ऐसी कुछ प्रयास करो, है ना। तो उस पोस्ट को क्या कहा गया? धम्म महामात्र कहा गया। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुद्रा राक्षस भारत के चंद्रगुप्त प्रथम ना 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 बच्चा, ट्रिकी क्वेश्चन फंसा दिया यहाँ पे। देखो, जिसने क्वेश्चन बनाया बहुत तेज आदमी है। देखो क्या लिखा है कि मुद्रा राक्षस, हम सबको जानते हैं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त साहब ने लिखा है। विशाख दत्त साहब ने मुद्रा राक्षस को लिख दिया। मुद्रा राक्षस को लिखा तो इसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा। मौर्य वंश से संबंधित है ये, चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य वंश से संबंधित है। अब लिखने वाले ने ऑप्शन क्या डाला? देखो, भारत में चंद्रगुप्त प्रथम, ना ना रुको रुको रुको, चंद्रगुप्त प्रथम तो गुप्त वंश का शासक है, हमको तो मौर्य वंश का चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जैसे आया हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा, ये गुप्त साम्राज्य में चला गया। अतः ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। देखो, भारत में चंद्रगुप्त प्रथम के सत्ता आने का वर्णन करता है, बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है, बिल्कुल बताता है। अर्थशास्त्र वही तो बुक है जो प्रशासन और राजनीति पर लिखा गया है, तो मौर्य प्रशासन के बारे में बताता ही है। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान राजनीति, आर्थिक स्थितियों की सारी जानकारियां जो है वो सरकारी नीति, उसकी कार्यप्रणाली, उसके विश्लेषण पर आधारित ग्रंथ है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना कि इसको बताया ना अभी कि इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा दिया जाता है। दिव्यावदान में अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार और उनके प्रचार के लिए उनके प्रयास का मतलब दिखाया गया है। यानी ये भी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये मुद्रा राक्षस वाला गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर आ गया वहीं सही सुमेलित नहीं। कितना सही सुमेलित नहीं कराओगे भाई? अशोक स्तंभ और स्तंभ शीर्ष। देखो सारनाथ में 4 सिंह हैं, जो भी भारत के प्रशासनिक चिन्ह है, देखते हो ना, 4 शेर बैठे होते हैं, 3 ही दिखता है चूंकि एक पीछे की तरफ होता है। रामपुरवा में बैल है, बैल और एक शीर्ष पर एक शेर भी है दूसरे पर, तो बैल, रामपुरवा में बैल है, ये भी सही है। संकीसा में घोड़ा, नहीं नहीं नहीं, संकीसा में क्या है? हाथी है, जो बिना पॉलिशदार है और क्षतिग्रस्त हो चुका है। कैसी हाथी है? बिना पॉलिशदार और क्षतिग्रस्त हो चुका है। लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पे सिंह है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ यहाँ से क्या है? सिंह है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। टक से नए क्वेश्चन पे आएंगे। मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो वहीं पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश की राजधानी शुरू से लास्ट तक कहाँ रही? पाटलिपुत्रा रही। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। बिल्कुल सही बात है। अशोक देवानाम्पिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिल जाता है? 4 अभिलेख हैं, ध्यान रखेंगे। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयकोलम। इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोका मिलता है, ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? सब तो सही दिख रहा था। अच्छा ये गलत है ना, ये गलत हो गया था, ये सही था और ये सही था, यानी कितने आ गए ना, कितने कथन सही हैं? हमको फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर है। 2 कथन सही है हमको, केवल 2 कहाँ गया? यहाँ पे है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ अपने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक अभी तो पढ़ के आ रहे हो भाई, बृहद्रथ। सही कर दो, देखते ही मन खुश हो गया है ना कि बृहद्रथ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। 298 से लेकर, यहाँ लिख ही देता हूं मैं ना, 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य, 298 से लेकर 273 तक बिंदुसार, है ना, बिंदुसार। 273 से लेकर 232 तक अशोक। देखो 273 मैंने लिखा है ना, ये राजा तो बन गया, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 269 में होता है, और यहीं से इसके काल की गणना होती है, यहीं से इसके शासन के गणना की जाती है। कैसे की जाती है? जो देखो 261 में ये करता है कलिंग पर आक्रमण, और लिखता क्या है अपने तरफ में शिलालेख में उसी के आसपास कि 8वें वर्ष, यानी देख लो ना 8वां वर्ष है ना, यानी गणना ये करता है राज्याभिषेक से, भले वो राजा बन जाता है 273 में। व्यवस्थित करने में 4 साल लग जाते हैं इसको। यहाँ तक 232 में अशोका का डेथ हो जाता है, अशोक मर जाता है। इसके बाद इसके जो सक्सेसर्स हैं, इसके जो उत्तराधिकारी हैं, वह इतने कैपेबल नहीं हैं अब कि वह इतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सकें? चला सकें। उनके पीछे, उनके पतन के पीछे, मौर्य साम्राज्य के विघटन के पीछे कहीं ना कहीं यदि खराब सक्सेसर, यदि खराब उत्तराधिकारी, असक्षम, अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, तो एक रीजन अशोक की नीति भी है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने इतने सारे खर्च कर दिए कि राजा का कोष लगभग खाली हो गया, और इतनी बड़ी सेना को उतना भत्ता दे पाना, उनके पेमेंट्स को दे पाना बाकी के आने वाले अयोग्य शासकों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा, है ना। तो 232 में अशोक मरता है, और 185 तक दशरथ हों, कुणाल हों, वृहद्रथ हों, इस प्रकार से अनेकों शासक जो अयोग्य थे, 3-4 जो भी शासक होंगे इसके बीच में, वो क्या होते हैं? 185 ईस्वी पूर्व तक आते आते मौर्य डायनेस्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है? फिनिश्ड हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो अंतिम मौर्य शासक कौन होगा? वृहद्रथ। वृहद्रथ का सेनापति जिसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग, वह इसको खत्म कर देता है, मार देता है, और नए वंश की शुरुआत करता है, और वो नया वंश क्या कहलाता है? शुंग वंश। निम्नांकित में से किस स्थान पर अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? सुपारा मिल गया ना, सुपारा में मिलता है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ये, और यहीं से क्या मिलता है? अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सुपारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। कालिदास का मालविका अग्निमित्र नहीं, कालिदास का मालविका अग्निमित्र में क्या है? मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के मृत्यु के 5 साल बाद द प्रिंस का प्रकाशन होता है। 5 साल बाद, 5 साल बाद किसका पब्लिकेशन होता है, किसका प्रकाशन होता है? द प्रिंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये दिख रहा है आंसर? पहला आंसर देखो, पहला ऑप्शन वहीं दिख जाएगा आपको, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अपने अंतिम समय में ये शासन की बागडोर अपने पुत्र को दे देता है और कहाँ चल देता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और उससे पहले यह जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ले लेता है। यानी चंद्रगुप्त वह हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में कौन क्या अपनाता है? ये जैन धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख नहीं है तो अशोका का है। अशोक का गिरनार अभिलेख नहीं। रुद्रदामन का जूनागढ़ बिल्कुल सही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखो इस अभिलेख में क्या है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र के तत्कालीन जो गवर्नर हैं पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य को बोलता है क्या कि तुम क्या करो? झील बनाओ। और उस झील का नाम क्या रखता है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है वह चंद्रगुप्त के आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य जो है वो बनवाता है। और उसका जिक्र रुद्रदामन जब उसका मेंटेनेंस कराता है जीरो अपने कॉस्ट से, तो अपने अभिलेख में करता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी भाग तो गुजरात तो क्या है जाएगा, जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ है? गुजरात के आसपास का है। तो इसका मतलब है कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश को फॉलो गुजरात तक किया जा रहा है, वहाँ तक पश्चिमी भाग तक किया जा रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इससे सिद्ध होता है ना कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ने के बाद कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जो आदेश है वह पश्चिमी भारत तक फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब वहाँ का भी शासक कौन रहा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ही रहा होगा। मान लो कि आप अपने घर में हो तो आपके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, आपकी बातों को माना जाता है। किसी दूसरे घर में जाके कुछ ऑर्डर दोगे, फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ आपके अधिकार क्षेत्र के क्या है? वो बाहर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाए। फटाफट कीजिए, अभी जस्ट पढ़े, सब इसमें पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। देखो 1 का 2, 2 का 3, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा है? बताओगे कमेंट में। पहले ही क्वेश्चन के लाइसिस में मैंने बताया है, बताओगे कमेंट में सेंड्रोकोटस किसने कहा है? बिंदुसार का तो उपाधि अमित्रघात, चाणक्य विष्णुगुप्त और अशोक को प्रियदर्शी। ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट में। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। कथन और कारण। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, बिल्कुल जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, बिल्कुल बिल्कुल करता था। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ी है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए तथा ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब देखो क्या कहता है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में होता क्या है कि कथन का कारण यह है कि नहीं रीजन, क्या मतलब जैसे देखो स्टेटमेंट पढ़ने से ही लग जाएगा आपको। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, क्यों जोड़ लिया? चूंकि
मतलब दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किसका था? कलिंग का था। यदि अशोक यदि इसको अपने साम्राज्य में जोड़ लेगा तो किसका नियंत्रण हो जाएगा उस पर? अशोका का नियंत्रण हो जाएगा। इसी नियंत्रण को पाने के लिए तो उसने कलिंग पर अटैक किया था। तो ऑब्वियस ये बात है, जो रीजन है वो कथन के लिए एकदम परफेक्टली फिट है ना। तो कलिंग पे जो अटैक करता है अशोक, वो इसी कारण से करता है ताकि उसका जो है अब वर्चस्व हो जाए किस पर? दक्षिण भारत से आने वाली स्थलीय व समुद्री मार्गों पर। तो कथन ए और आर दोनों भी सही हैं, दोनों सही हैं ही, तथा आर ए की क्या कर देता है? सही व्याख्या कर देता है। अतः हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने पाटलिपुत्रा को पोली प्रथा कहा था? बिल्कुल मेगास्थनीज ने कहा था। पोली प्रथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा है। तो याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, किसने पाटलिपुत्रा को पोली प्रथा कह दिया था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी को? बिल्कुल नहीं। सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। कृषि विभाग का जो अधिकारी होता है उसको सीताध्यक्ष बोला जाता है। माप तौल का जो अधिकारी है उसको पौताध्यक्ष बोला जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी? किसने करी थी? महाबली ने? बिल्कुल नहीं। वीर सिंधे ने? नहीं। राणा सिंधे ने? नहीं। तिस्य? बिल्कुल। जब तीनों नहीं है तो ये तो होना ही है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। तो तिस्य महोदय जो हैं वह अशोक को, ऐसा प्रमाण मिलता है कि तिस्य महोदय जो हैं वह अशोक को आभूषण बोल रहे हैं, गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। अशोक के द्वारा उसको स्वीकार भी किया जाता है। फिर अशोक यहाँ से भेजता है कि ठीक है ये लीजिए साहब, अब आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, है ना, और शांति चित्त से रहिए। तिस्य महोदय बौद्ध धर्म तो नहीं अपनाते हैं श्रीलंका में, लेकिन पियदसी जो है ना वह टाइटल लगा लेते हैं अपने आप में, है ना। तो पियदसी का टाइटल तिस्य महोदय स्वीकार कर लेते हैं, लगा लेते हैं अपने आप, और अशोक के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में ही अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा है, उसको भेजता है किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों के उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल का? बिल्कुल किया गया है। पल्लव का? बिल्कुल नहीं किया गया है। पांडे का किया गया है। सतीय पुत्र का किया गया है। केरल पुत्र का किया गया है। विष्णुकुंड का नहीं किया गया है। देखो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरला पुत्र। 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4, 5। देखो ए नंबर ऑप्शन, गजब, बहुत अच्छा लग है। टाइम ज़्यादा लग नहीं रहा है हम लोग को, फिर ना फटाफट आंसर मिल जा रहे हैं। 1, 3, 4, 5। चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, जो इसके साम्राज्य के बाहर के क्षेत्र हैं, उनके लिए शिलालेख में इनका वर्णन किया गया। इनके नाम मिलते हैं उसके शिलालेख में। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए गए थे, इसके उल्लेख किए गए हैं। देखो मेगास्थनीज जब आता है ना चंद्रगुप्त के दरबार में, तो मेगास्थनीज ने कुछ ऐसी बातें भी लिख दी है, भ्रामक बातें जिसको बोल सकते हैं, जिस पे विश्वास करना ही पॉसिबल नहीं है। उसी में से एक बात ये भी है, उन्होंने भी लिखा था कि उस समय भारत में अकाल ही नहीं पड़ते हैं, जबकि ठीक ठाक प्रमाण अकाल को मिल रहा है। देखिए इसी में दिख गया ना क्वेश्चन में ही, तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसने भारत में अकाल नहीं पड़ता है लिखा है? मेगास्थनीज ने। कहाँ से मिलता है? तो महास्थान और सोहगौड़ा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। महास्थान और सोहगौड़ा। महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में है। देखिए होता क्या है कि जब अकाल होता है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनी जनता के हेल्प के नज़रिए से, अपनी जनता के हेल्प के लिए जो कुछ भी भलाई के काम किए गए हैं वह इन अभिलेखों में लिखवा दिए गए हैं। ये भी बताया गया है कि इस समय 4 प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया है, मतलब बड़े बड़े हॉल टाइप का, उसमें अनाज रख के जनता के पास पहुंचाया जा रहा है। इन बातों का उल्लेख इन अभिलेखों में मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अकाल के समय कहाँ कहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य मदद करता है, उसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो महास्थान और सोहगौड़ा से मिला है। कहाँ मिलता है? महास्थान से और सोहगौड़ा से मिल जाता है इसका उल्लेख। ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? अभी तो बताया तिस्य महोदय को पढ़ रहे थे हमने,
क्या बताया कि अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को ये कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है प्रचार प्रसार कराने के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र और पुत्री को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? कौन है भाई? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है, गुफा निर्माण है? स्तंभ है। क्यों स्तंभ है? देखो स्तंभ तो है ही, उस पर जो मैसेज लिखा वो तो है ही, साथ साथ उसके ऊपर बनावट भी बनाया गया है, सिंह बना दिया गया, हाथी बना दिया गया, बैल बना दिया गया। बताओ कलाकृतियां भी तो हुई है ना, तो सबसे अच्छा कौन है? स्तंभ को मान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के कंधार में भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, कंधार मतलब अफगानिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? अफगानिस्तान। नेक्स्ट बढ़ो, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में? पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक कहता है कि जितने भी जनता हैं वो मेरे पुत्र के समान हैं, जितने भी लोग हैं वो मेरे क्या हैं? पुत्र के समान है। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए कामना करता हूँ कि उनको इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपने सारे मनुष्य की जाति के लिए ये कामना करता हूँ कि उनको इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति हो। ये बात अशोक जो है पृथक कलिंग शिलालेख में कहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वह है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? क्या किया बताओ? अपने राज्य की सीमा बढ़ा दी, विश्व विजय के लिए निकल पड़े, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए क्या कर दिया? त्याग कर दिया। करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उतने रक्तपात को देखकर, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को कैद कर लिया गया तथा कितने लोग घायल हुए इसका कोई गणना नहीं है। उतने लोगों को देखकर अशोक का मन विदीर्ण हो गया और अशोक ने कभी न युद्ध करने की ठान ली और शपथ ली। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, किसका विकास किया था? संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया था। बिल्कुल। सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुशतक साम्राज्य, बिल्कुल सही बात है। सोने के सिक्के की बात करें जब, तो इसका विकास जो है मौर्य के समय ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। भले ही निष्क कहा जाता है सोने के सिक्के को मौर्यकालीन, लेकिन विकास का जो क्रम विकास जो देखने को मिलना चाहिए सोने के सिक्के को, वो नहीं मिलता है इस काल में। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण चलाएंगे, है ना। कुषाणों के सोने के सिक्के की जो क्वालिटी है बहुत शुद्ध होती है, बहुत शुद्ध है। सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के कौन चलाएंगे? गुप्त चलाएंगे, है ना। तो सोने के सिक्के का विकास मौर्य में होता नहीं है। तो इन 3 चीज़ों का विकास करते हैं, 2 को छोड़ दीजिए बस, 1, 3 और 4, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती। प्रांतीय विभाजन जो पिछले में ऑप्शन था, प्रांतीय विभाजन 5 भागों में बांटा गया था मगध को, मौर्य प्रांत को। आप देखोगे क्या, उसी में 4 यहाँ पे है, 1 पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, कलिंग की तोसली और अवंती का उज्जैनी। मिला दो फटाफट, उत्तरापथ 1 का 2, तो का 1, अरे दोनों मिल जा रहा है, कलिंग 3 के 4, यहाँ पे ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य के पतनों के कारण कौन नहीं है? कौन नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस। उत्तर पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण, ले पहले ही कट गया, कौन सही नहीं है भाई? उत्तर पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण ये मौर्य काल की स्थापना के पहले का है, जब नंद चल रहे थे। ये कैसे उसके पतन का कारण है? तो ये पतन का कारण क्या है? नहीं है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। पढ़ लो फॉर्मेलिटी के लिए। बाहरी क्षेत्रों में लोहे का उपकरण और हथियारों का प्रसार होने लगा था, बिल्कुल सही बात है। बाहरी लोगों में लोहे की खदानें मिलने लगी, लोग वहाँ से औजार बनाने लगे,
जिससे अब मुगल काल में मुगल काल बोल रहा हूँ, मौर्य काल जो है वो अब ज़्यादा मतलब प्रभावी नहीं रह सका और इसके पतन में वो भी एक कारण है। अशोक की नीतियों के खिलाफ ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। अशोक ने बौद्धिज्म के प्रचार के लिए इतने सारे खर्च किए, भले उसने सारे धर्मों को समान रखा, लेकिन एक धर्म का इतना ज़्यादा उसने पॉपुलर कर दिया कि ब्राह्मणवादी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, इसलिए ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ गया उसको। ये भी उसके पतन का कारण है। और उसके जस्ट बाद शुंगा डायनेस्टी एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित वंश है ना। विशाल सेना के रख रखाव के कारण वित्तीय संकट, इतनी बड़ी सेना आपने रख रखी है ना। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी। अब सोचो अशोक के पास कितना हो गया होगा। अब सोचो कि उतने बड़ी सेना के रख रखाव के कारण पेमेंट तो करना ही है, साथ में अशोका बौद्धिज्म के प्रचार प्रसार में इतना खर्च कर चुका है कि उससे बहुत खतरनाक वित्तीय संकट आ गया है। और ये वित्तीय संकट कहीं ना कहीं मौर्यों के पतन में अपनी भूमिका अदा करता है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा और इससे आपने जरूर कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स जरूर सीखे होंगे। आप जरूर ये कमेंट करके बताएं कि आपने इस 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट तो करे लेकिन गलत हो गए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे। एटलीस्ट आपने सही कितने करे ये जरूर बताना है। जिसका 35 आउट ऑफ 35, दैट्स इट, एक्सीलेंट, कीप इट अप गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में।